हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्जाम्स के लिए जो हमारे बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी, उसी क्रम में ये हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। और इसमें हम मानव शरीर के तंत्र पढ़ रहे थे। तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो क्लियर हो चुका था। यहाँ पर आज हम श्वसन तंत्र को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये हमारी क्लास नंबर 53 होगी। इससे पहले हमारी 52 क्लासेस बायोलॉजी की हो चुकी हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप सारी क्लासों को देख सकते हैं। और इसमें आपको पूरी एनसीईआरटी और अदर जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनके डाटा को कवर करवाया है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जो क्लास ली थी उसमें पाचन तंत्र आपको करवाया था, और लगभग 3 क्लासें पाचन तंत्र पर हुई हैं। तो आप उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब पाचन तंत्र आपका बड़ा होता है, इसमें आपको पूरी चीज़ें पढ़नी होती हैं। आहार नाल क्या होती है, अब जो पूरा पाचन तंत्र है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे मुख से आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो मुख से लेकर के आपकी जो बड़ी आंत होती है, आपका जो गुदा द्वार होता है, वहाँ तक सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। तो यहाँ पर आपको छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत क्या है, आहार नाल क्या होता है, अग्नाशय क्या होता है, आपका आमाशय क्या होता है, इसके अलावा यकृत क्या होता है, किसमें कौन सा आपका रस निकलता है, जठर रस कहाँ पर पाया जाता है, कौन से एंजाइम होते हैं, किस चीज़ में किसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और थोड़ा सा लेंथी टॉपिक भी है, तो आपको समझ करके चीज़ों को क्लियर कर लेना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में हम अपने श्वसन तंत्र को, और 2 लेक्चर के माध्यम से इसको भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको बता दें, हमने जो क्लास ली थी मानव शरीर के तंत्र पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया था कि कितने तंत्र का अध्ययन आपको करना है। तो पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र और पेशीय तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर इतने तंत्रों का अध्ययन आपको करना है। तो यहाँ पर हमारा जो पाचन तंत्र है ये क्लियर हो चुका है। अब कई कमेंट्स आते हैं कि क्या ये केवल एमपी टेट वर्ग 2 के लिए क्लास है। तो नहीं, जहाँ कहीं भी आपकी साइंस पूछी जानी है, जिस किसी भी एग्ज़ाम में, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। क्योंकि जिस भी जहाँ पर भी आपके जो टॉपिक दिए गए हैं साइंस के, जैसे दे दिया है कि मानव शरीर का संगठन या मानव शरीर की संरचना, तो उसमें आपको ये सारे तंत्र पढ़ने हैं, क्योंकि एक मतलब समूह बनता है हर चीज़ का। ठीक है, तो जैसे पाचन संबंधी जितने भी अंग होंगे वो पाचन का कार्य करेंगे, श्वसन में जितने भी अंग भाग लेंगे वो मिलकर पूरा का पूरा एक तंत्र बनाएंगे और श्वसन का कार्य करेंगे। उत्सर्जन में जितने भी अंग भाग लेंगे वो आपके उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत उनका अध्ययन करेंगे। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमारा सेकंड जो तंत्र रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र, और यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लेता है श्वासोच्छ्वास क्या कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपका निःश्वसन क्या होता है, उच्छ्वास क्या कहलाता है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रत्येक जीव जीवित क्यों है, क्योंकि वो श्वास ले रहा है। ठीक है, क्या कर रहा, श्वास। यदि उसकी श्वास बंद कर दी जाए तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन गैस की, O2 जो जीवनदायिनी गैस कही जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है जीवनदायिनी गैस कौन सी। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और आप ये ना समझें कि बिल्कुल जटिल ही जटिल क्वेश्चन आते हैं। आपके 10% क्वेश्चन बिल्कुल आसान भी होते हैं, और कई जो अभ्यर्थी होते हैं मतलब वो इनको भी गलत कर जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ करके करनी है, बेसिक से लेकर के हर चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में जो इजी क्वेश्चन होते हैं हम उनको भी गलत कर जाते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन, जो कि एक गैस होती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करती है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो कार्बनिक भोज्य पदार्थ, अब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आपको बताए हुए हैं। कार्बनिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है और अकार्बनिक जिनमें कार्बन अनुपस्थित होता है। तो जो ऑक्सीजन है जो हमारे कार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं उससे, कार्बनिक भोज्य पदार्थ में प्रोटीन हो गया, आपका वसा हो गया। ठीक है, तो इनको क्या करता है, इनका ऑक्सीकरण या विघटन करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है, सीधा सा
कि जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं जैसे वसा, तो हम डायरेक्ट ये तो नहीं कहते बाजार में जाके कि वसा दे दूँ, मतलब इसके लिए हमें कुछ चीज़ें मतलब पोषक तत्व के रूप में ग्रहण करनी होती, फिर उनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसी को जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं उनको सरल पदार्थों में विघटित करने का कार्य कौन करता है, आपका ये गैस करती है, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण की यही क्रिया जो होती है आपकी श्वसन कहलाती है, रेस्पायरेशन कहलाती है। अब देखिए, अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहेंगे। जैसे हमने पढ़ा था पाचन तंत्र में, तो पाचन संबंधी मतलब जितने अंग थे जो पाचन क्रिया में मतलब हेल्प कर रहे थे या सहायक थे, उन सभी को सामूहिक रूप से क्या कह रहे थे, पाचन तंत्र। तो यहाँ पर जो श्वसन में भाग लेंगे तो उन सभी अंगों को हम सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, श्वसन तंत्र कहेंगे। अब श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये तो सभी को पता होता है कि जो श्वसन है, श्वास हम लेते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और छोड़ते कौन सी गैस है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्या है कि श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और इसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। जो ऑक्सीजन है यह हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज मौजूद होता है उसको तोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकलती है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो आपका दिया गया है, जो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, उसको ग्लूकोज को तोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा इसमें निकलती है। ठीक है, ऊर्जा ऊष्मा का ही एक रूप होता है। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है। क्वेश्चन पूछता है श्वसन क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया है, अवकरण क्रिया है, कौन सी क्रिया है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके फलस्वरूप क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती, जो हमारे शरीर में संचित होती है। ठीक है, हमारे शरीर के कार्यों को करने में मदद करती है। तो ऊष्मा तभी तक हमारे शरीर में रहेगी जब तक हम श्वास ले रहे हैं और हमारे अंदर जो रक्त का परिसंचरण है वो सुचारू रूप से चल रहा है। जब तक ये दोनों चीज़ें हमारे शरीर के अंदर चलती रहेंगी तब तक हम जीवित रहेंगे, और जैसे ही ये आपका श्वसन और जो रक्त का परिवहन है ये बंद हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो टेम्परेचर वगैरह होता है वो बिल्कुल स्लो पड़ जाता है, बंद हो जाता है और व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है और फिर वह श्वास नहीं ले पाता है। ठीक है, यही कारण होता है कि जो मृत व्यक्ति है उसका शरीर ठंडा हो जाता है। किस कारण से, क्योंकि ना तो वो श्वास ले पाता है और ना ही उसके अंदर जो रक्त का परिवहन है वो हो पाता है। ठीक, अब नेक्स्ट एक तो हो गया पॉइंट कि श्वसन की कैसी क्रिया है, श्वसन एक ऑक्सीकरण। दूसरा हो जाएगा श्वसन की क्रिया एक अपचायी क्रिया है। अब ये अपचायी क्या होता है, कैटाबॉलिक होता है एक तो, और एक होता है एनाबॉलिक क्रिया। कैटाबॉलिक अर्थात किसी चीज़ को तोड़ देना, यही आपका जो है श्वसन। अपचायी क्रिया कैटाबॉलिक क्रिया है और एनाबॉलिक क्या कहलाता है, किसी चीज़ को जोड़ देना। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट देखिए यहाँ पर, ऑक्सीजन के अंतःग्रहण करने का कार्य श्वसन तंत्र करता है। अंतःग्रहण मतलब जो ऑक्सीजन गैस होती है, जो जीवनदायिनी गैस मानी जाती है, तो इसको अंतःग्रहण करने का कार्य कौन करता है, आपका कौन सा तंत्र करता है, तो श्वसन तंत्र करता है। तो ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है कि बताइए ऑक्सीजन को अंतःग्रहण करने का कार्य करता है। ऑप्शन देगा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो याद रखेंगे श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र के द्वारा ही शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन की स्फूर्ति प्राप्त करती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने श्वास ली और डायरेक्ट हमारी जो, जैसे आप कहेंगे कि श्वसन तंत्र में जो भाग लेते, जैसे आपकी नाक हो गई, तो ये आपका श्वसन तंत्र में भाग लेने का केवल एक साधन है श्वास लेने का। ठीक है, श्वसन जो है हम जहाँ से श्वास लेते वो मुख्य अंग आपके फेफड़े कहलाते हैं, लंग्स कहलाते हैं। अब इनका भी एक क्रम होता है, जिस तरीके से हमने पाचन में पढ़ा था कि जो आहार नाल होती है वो भी कई भागों में बटी होती है, उसी तरीके से अभी हम देखेंगे कि फेफड़े तक पहुंचते कैसे हैं। ठीक है, ग्रसिका क्या होती है, यहाँ पर लैरिंग्स क्या कहलाते हैं, ठीक, सारी चीज़ें। तो श्वसन तंत्र जो है इसके द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन की स्फूर्ति प्राप्त करती है और साथ ही साथ ऑक्सीकरण उत्पादों से मुक्त होती है। श्वसन की संपूर्ण क्रिया को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। तो ये अध्ययन की सुविधा के लिए हमें 3 भाग पढ़ने हैं। वैसे आप जो है श्वसन तंत्र में जो प्रमुख 10 भाग होते हैं, ठीक है, श्वास लेने से लेकर के मतलब फेफड़े तक, किस तरह से आपका जो श्वास है वो विभिन्न कोशिकाओं में जाती है ये। तो यहाँ पर केवल हमें जो श्वसन की प्रक्रिया है इसको अध्ययन की सुविधा से बांटते हैं 3 भागों में। ये भाग कौन से हैं, तो एक तो बाह्य श्वसन होता है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, एक होता है गैसों का परिवहन,
अर्थात ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और आंतरिक श्वसन अर्थात इंटरनल रेस्पायरेशन। तो यहाँ हम बाह्य श्वसन से स्टार्ट करेंगे। बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या होता है? तो जो प्राणी है और वातावरण के बीच श्वसन, गैसों के आदान प्रदान और ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना, यही बाह्य श्वसन है। ठीक है, तो जो प्राणी है, जो व्यक्ति है, या जितने भी जीवित पदार्थ जीवित जंतु या प्राणी कहेंगे, तो प्राणी में आपके पौधे भी आ जाएंगे, और यहाँ पर आपके प्राणी और पादप मतलब जो जंतु जगत होता है, पादप जगत दोनों। तो यह वातावरण के बीच में श्वसन, गैसों के आदान प्रदान का और ऑक्सीजन का शरीर में लेना और CO2 गैस को बाहर निकालना, यही क्या है? आपका बाह्य श्वसन है। इस प्रकार की क्रिया फुफ्फुस यानी लंग्स से ही संपन्न होती है। इस कारण से हमारा जो श्वसन है, इसे हम फुफ्फुस श्वसन यानी पल्मोनरी रेस्पायरेशन भी इसको कहते हैं। तो पूछ लेता है श्वसन को कहा जाता है दूसरा नाम, ठीक है, तो इसको कहते हैं फुफ्फुस श्वसन। क्यों? क्योंकि जो एक क्रिया होती है CO2 को लेना और O2 को ग्रहण करना और CO2 को छोड़ना, ये फुफ्फुस के माध्यम से ही होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का रुधिर में मिलना, मतलब यहाँ जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं यह कई विक्रम के बाद जाकर के रुधिर में मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको शरीर से बाहर निकालता है। अतः इसे गैसीय विनिमय भी कहते हैं, कि एक गैस आ रही है, दूसरी गैस वापस जा रही है। ठीक है, तो एक तो बाह्य श्वसन कहेंगे, एक कहेंगे फुफ्फुसीय श्वसन और गैसीय श्वसन। अब जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी का मतलब होता है जो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे मनुष्य एक स्तनधारी है। ठीक है, तो स्तनधारियों में जो बाह्य श्वसन है वो दो पदों में होगा, एक तो स्वाक्षोश्वास और एक होगा गैसों का विनिमय, मतलब ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्वाक्षोश्वास से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये होता क्या है? तो स्वाक्षोश्वास, और इसके भी फिर जो है इसको हम दो भागों में संपन्न करेंगे। निःश्वसन मतलब गैस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, जैसे हम श्वास लेते ना तो एक बार अंदर की तरफ खींचते हैं और एक बार बाहर छोड़ते हैं, तो ये क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ स्वाक्षोश्वास पढ़ेंगे हम। ब्रीथिंग कहलाता क्या है? तो श्वास अंदर लेना और श्वास बाहर छोड़ने की जो क्रिया है, इसे हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? स्वाक्षोश्वास कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, श्वास को अंदर लेना इस तरीके से और बाहर छोड़ना, ये पूरी क्रिया क्या है? स्वाक्षोश्वास। अब इसमें आप देख रहे हैं श्वास को अंदर लेना, अंदर ले रहे हैं मतलब निःश्वसन, और बाहर छोड़ रहे हैं मतलब निःश्वसन। जब बिंदी रख जाती है निः, इस तरह से निःश्वसन, तो ये बाहर छोड़ना होता। ठीक है, और अंदर लेने को निःश्वसन कहेंगे। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है, इंग्लिश में आसान। इंस्पायरेशन अर्थात निःश्वसन, श्वास को अंदर लेने की क्रिया, और बाहर छोड़ने की क्रिया क्या कहलाएगी आपकी? निःश्वसन। एक्सपायरेशन कहते हैं या उच्छ्वास भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम श्वास लेते हैं तो उसमें श्वास अंदर ले रहे हैं, वो क्या है? निःश्वसन है। तो इसके द्वारा हम कौन कौन सी गैसें अंदर लेंगे? तो ऑब्वियसली जो गैसें आपकी वातावरण में मौजूद हैं उन्हीं को हम ग्रहण करेंगे। तो वातावरण में आपकी नाइट्रोजन गैस मौजूद है, और कितने % है? तो पूरा % यहाँ पर हम ग्रहण करते हैं, मतलब 79%। कहीं कहीं आप 78 भी देखेंगे तो ये लगभग में डाटा मिलता है, लेकिन है 79। ठीक है, तो निःश्वसन अर्थात श्वास को अंदर लेने की क्रिया, और इसमें हम कौन कौन सी गैसें अंदर लेते हैं? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी लेते हैं? तो 79% जो नाइट्रोजन है वो ग्रहण करेंगे। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है आपके वातावरण में? तो 28 अर्थात 28%, और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितनी होती है आपके वातावरण में? 0.03%। तो ये तो आसान है याद करना, जितनी गैस आपकी वायुमंडल में है वही की वही हम यहाँ पर श्वास के माध्यम से अंदर ग्रहण करते हैं, और यही क्रिया निःश्वसन कहलाती है। अब इसके विपरीत श्वास बाहर छोड़ना, एक बार तो अंदर ले ली, अब यदि आप चाहें कि अंदर ही ले लें, बाहर ना छोड़ें श्वास, तो आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो जो श्वास लेता है उसको बाहर छोड़ना भी पड़ता है। तो जैसे हमने जो गैसें यहाँ पर ग्रहण की हैं, एक गैस हमने श्वास के माध्यम से अंदर ग्रहण की है, तो इसको छोड़ना भी तो है। तो यहाँ पर कितना अंतर आ जाता है? जितनी हम ग्रहण करते हैं गैस, उतनी पूरी की पूरी बाहर छोड़ देते हैं? तो नहीं, इसमें 4% का अंतर देखने को मिल जाता है। तो देखिए निःश्वसन, यहाँ बिंदी रखी है मतलब बाहर छोड़ना, एक्सपायरेशन। तो श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन कहेंगे। जितनी मात्रा में हम श्वास अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम श्वास को बाहर छोड़ते भी हैं, लेकिन इनमें जो गैसों का अनुपात है वो बदल जाएगा। ठीक है,
तो निःश्वसन या उच्छ्वास जिसे कहेंगे, इसमें निम्न गैस बाहर निकलती। नाइट्रोजन तो पूरी की पूरी बाहर निकल जाती, लेकिन आपकी जो ऑक्सीजन है और CO2 है वो आपकी ऑक्सीजन 17%, मतलब इसमें 4% लॉस हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मतलब ये शरीर के द्वारा उपयोग कर ली जाती है इतनी, तो छोड़ते कितनी है 17%। तो ये डाटा मुख्य रूप से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब देखिए मानव का श्वसन मार्ग, तो ये तो हो गया आपका जो है बाह्य श्वसन, और बाह्य श्वसन 2 चरणों में होता है, एक तो श्वासोच्छ्वास और एक गैसों का विनिमय। ठीक है, तो गैसों का विनिमय क्या होता है, तो गैसों का विनिमय अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और फेफड़े से वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। तो ये हम अभी बाद में देखेंगे, अभी आपको देखना है कि मानव का श्वसन मार्ग कितने प्रकार का होता, किन किन मतलब साधनों की जरूरत पड़ती है पूरी एक श्वास को लेने और छोड़ने में। तो देखिए मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करेगी, जिस मार्ग से वायु जाएगी उसी मार्ग को श्वसन मार्ग कहते हैं, और श्वसन मार्ग निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले आपका जो श्वसन मार्ग होता है वो होता है आपका नासा छिद्र। आप जो देख रहे हैं नासा छिद्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नासा छिद्र का क्या रोल होता है, तो अभी एक एक करके सारे हम देखेंगे। दूसरा होता है नासिका कपाट, मतलब पहला जो है नासा छिद्र, उसके थोड़े से जस्ट ऊपर जो होता है वो आपका नासिका कपाट। फिर उसके बाद फेरेंक्स यानी ग्रसनी होता है, फिर लैरिंक्स यानी स्वर तंत्र होता है। 2-2 के क्रम में याद रखिए, इसका क्रम भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले नासा छिद्र, नासिका कपाट, फिर है आपका ग्रसनी यानी फेरेंक्स और लैरिंक्स, फिर है आपका ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोलेज, फिर वायुकोष्ठ जिसे एल्विली कहते हैं, फिर रुधिर, और फिर जाकर के कोशिका में आपका जो है ऑक्सीजन जो होती है वो मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका रुधिर मार्ग होता है। 10 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपका नासा छिद्र होता है, फिर आपका जो है नासिका कपाट होता है, फिर फेरेंक्स होता है, फिर लैरिंक्स होता है, फिर आपका इस तरीके से ब्रोंकियाई क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और नीचे जो होता है डायाफ्राम, ये आपके श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि ये डायाफ्राम कार्य करना बंद कर दे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसका क्या रोल होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो मार्ग होता है वो होता है नासा छिद्र। नासा छिद्र क्या है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं नाक का यह अगला भाग होता है, इसी भाग से हम वायु को अंदर लेते हैं, और इसमें बाल पाए जाते हैं जो धूल कणों को रोक लेते हैं। किस कारण से, धूल कण को रोकने के लिए जो नासा छिद्र में बाल पाए जाते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आपके नासा मार्ग का पहला जो साधन माना जाता है वो आपका नासा छिद्र ही होता है। दूसरा होता है नासिका कपाट। तो जो नासा छिद्र है उसके पिछला भाग, मतलब उसके जो पीछे की तरफ भाग स्थित है वो नासिका कपाट होता है, और इसमें एक चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस जैसा पदार्थ पाया जाता है। और नासिका कपाट के पास आपकी आल फैक्ट्री लोब पाई जाती है जो हमें सुगंध का एहसास कराती है। तो ये दूसरा भाग हो गया। ठीक है, तो सीधी सी बात, सबसे पहला जो नासा मार्ग है वो नासा छिद्र कहलाता है, इसमें बाल पाए जाते हैं, इसी के माध्यम से हम श्वास को मतलब ग्रहण करते हैं। ठीक है, वायु अंदर लेते हैं और वायु को छोड़ते हैं। फिर होती है नासिका कपाट। नासिका कपाट में एक जो है नासा छिद्र के पिछले वाला भाग कहलाता है, और इसमें म्यूकस जैसा एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, और इसके अंदर जो है नासिका कपाट के पास में ही एक ऑल फैक्ट्री लोब पाई जाती है जो हमें सुगंध का एहसास कराती। तीसरा भाग होता है आपका ग्रसनी, जो कि इम्पोर्टेंट है, फेरेंक्स इसको कहते हैं। तो यह नासिका कपाट के नीचे और मुख गुहा के पीछे पाया जाता है, और इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। तो सबसे पहले आपका नासा छिद्र, नासिका कपाट, फिर ग्रसनी। अब ग्रसनी एक ऐसा मार्ग होता है, जैसे हमने आहार नाल पढ़ी थी, जहाँ से भोजन जाता है और कहाँ पहुँचता है आपके आमाशय में। तो वही मार्ग आपका वायु जाने का भी होता है। अब आप कहेंगे कि कैसे एक ही मार्ग से दोनों चीज़ें कैसे जा सकती हैं, तो यहाँ बीच में अभी आप देखेंगे एक यहाँ पर एक कपाट टाइप का पाया जाता है, एपिग्लोटिस जिसको कहते हैं। तो जैसे वायु जाती है फेफड़ों की तरफ और आपका जो है भोजन जाता है आमाशय की तरफ। ठीक है, तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन
मतलब ये एक नली होती है, तो भोजन ग्रहण करते हैं तो ये खुल जाता है और नासा मार्ग पर ये आपका जो है श्वास नली की तरफ ये एपिग्लोटिस आ जाता है। ठीक है, तो भोजन चला जाता है और जब हम श्वास लेते हैं तो ये आपके आमाशय की तरफ ये बंद कर देता है इस द्वार को, और यहाँ से आपकी वायु चली जाती। और जब कभी भी उल्टा हो जाता है कि जैसे भोजन लिया और भोजन की जगह पर, और ये समझने का कार्य हमारा मस्तिष्क करता है कि हमने लिया क्या है। ठीक है, उस हिसाब से आपका एपिग्लोटिस कार्य करता है। और जब कभी भी हमारा जो एपिग्लोटिस है गलत तरीके से, जैसे हमने श्वास ली है और श्वास नली को बंद ना करके ये आपके दोनों को बंद कर देता है, तो उल्टा जैसे भोजन श्वास नली में चला जाता है तो हिचकी आने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो तीसरा भाग क्या है आपका, ग्रसनी है, फेरेंक्स है, और ये कहाँ स्थित होता है, तो मुख गुहा के पीछे नासिका कपाट के नीचे, और इस मार्ग से होकर आपके भोजन और वायु दोनों ही जाते हैं। अब देखिए जो ग्रसनी है, फेरेंक्स है, यह निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ा हुआ है, और यही स्वर तंत्र के द्वारा श्वास नली से जुड़ा है। मतलब निगल द्वार अर्थात भोजन का एक माध्यम होता है जिसे हम ग्रास नली कहते हैं। तो एक ही मार्ग से होकर ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपने ग्रसनी वहाँ पर भी पढ़ा है पाचन तंत्र में। ठीक है, तो इसके जो बीच में जो है एक पुलिस का कार्य करता है, मतलब एक अड्डा टाइप का जो एपिग्लोटिस ही कहलाता है, जो इन दोनों को रास्ता प्रदान करता है। ठीक, अब चौथा भाग होता है स्वर तंत्र यानी लैरिंक्स। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाएगा और यह आवाज़ निकालने में सहायक होता है, अतः इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। स्वर तंत्र नाम ही है स्वर तंत्र, स्वर देने वाला। ठीक है, तो ये कहाँ है स्थित, आपके फेरेंक्स के नीचे अर्थात ग्रसनी के नीचे स्थित होता है। अब जो लैरिंक्स है यानी स्वर तंत्र है, यह इसमें एक कपाट होता है, इसी को एपिग्लोटिस कहते हैं। तो बताया ना अभी कि जो आपका भोजन और श्वास है वो अलग अलग रास्ते से कैसे जाता है, तो इसको जाने का जो कार्य है वो एपिग्लोटिस करता है। और ये कहाँ स्थित होता है, तो लैरिंक्स पर ही होता है। जब हम कुछ भी निगलते हैं तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन कहाँ चला जाता है, श्वास नली में ना जा करके ग्रास नली में जाता है। और जब कभी हम श्वास लेते हैं तो भी आपका जो एपिग्लोटिस है वो आपके ग्रास नली को बंद कर देता है और श्वास नली में श्वास चली जाती है इस तरीके से। और जब कभी एपिग्लोटिस खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है, और एपिग्लोटिस का जो नियंत्रण है वो कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, मस्तिष्क में आप पढ़ेंगे। अब देखिए थोड़ा सा फेफड़ा देख लेते, लंग्स क्या कहलाता है। तो यह मानव की वक्ष गुहा में पाया जाता है, इनकी संख्या 2 होती है। अभी आपको बताएंगे जो आपके फेफड़े होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 2 होती है, और दाहिना जो फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है, और जो फेफड़ा है हर एक चीज़ की एक मतलब परत पाई जाती है ऊपर सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो जो फेफड़ा है उस पर प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ये ढका होता है, और फेफड़ों को फुफ्फुस या पल्मोनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है जिसे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि जो रक्त है वो कहाँ पर जाकर शुद्ध होता है, तो आपके फेफड़ों में जाकर ही शुद्ध होता है। नेक्स्ट है श्वास नली। आपका अगला भाग क्या होता है, श्वास नली। तो हमने पढ़ लिया सबसे पहले क्या था आपका भाग, सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, फिर आपका ग्रसनी, ग्रसनी के बाद स्वर तंत्र यानी फेरेंक्स और लैरिंक्स। ठीक है, अब है आपका अगला भाग ट्रैकिया जिसे कहते हैं श्वास नली जिसको कहते हैं। तो इसके द्वारा वायु फेफड़ों के अंदर जाती है। तो अभी तक हमने पढ़ा नासा छिद्र में सबसे पहले क्या होता है, आपके नासा छिद्र होते हैं जहाँ से हम श्वास को लेते हैं। इसके बाद नासिका कपाट म्यूकस जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, उसके ऊपर आपका क्या होता है, तो लैरिंक्स होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, तो जो श्वास नली है आपकी श्वास नली और आपकी जो भोजन करते हैं, ठीक है, निगल द्वार, इनके मध्य में जो है इनको मतलब बंद करने का कार्य करता है, जो आपके कहाँ स्वर तंत्र में स्थित होता है। फिर होती है श्वास नली, तो इसके द्वारा वायु कहाँ जाएगी, फेफड़ों में, इसे ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज की सुरक्षा परत होती है, मतलब जो ट्रैकिया है उसके ऊपर भी एक सुरक्षा परत जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रैकिया आगे जाकर फिर 2 भागों में बढ़ जाता है। यहाँ आप देखिए सबसे पहले ये है आपका ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया जो आगे जाता है यहाँ पर 2 भागों में ये बढ़ जाता है। इन 2 भागों को ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। फिर ये जो ब्रोंकाई है आगे जाकर कई भागों में टूट जाएगा, कई भागों में, जिसको हम ब्रेंक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप ब्रेंक्यूल्स। ठीक है, फिर ये आपके आगे जाकर के जो वायु कोष्ठ कहलाते हैं जिसे हम एलेविलियो कहते हैं। ब्रेंकियोलेज के सिरे पर जो गोल संरचनाएं आप देख रहे हैं ये आपकी क्या है, वायु कोष्ठ हैं, एलेवियोली हैं। ठीक है, ये गैसों के विनिमय का कार्य करती हैं। अब इनमें देखिए आप,
यदि ये आपकी जो वायु कोष्ठ हैं, एलिवियोली हैं, ये जाम हो जाती हैं तो हमारे शरीर में निमोनिया हो जाता है। तो पूछ लेगा वायु कोष्ठ के जाम हो जाने पर कौन सी बीमारी हो जाती है, तो निमोनिया। यदि इसमें छेद हो जाता है तो टीबी हो जाती है, और यदि इस पर बलगम जम जाता है तो दमा रोग हो जाता है। अब जो एलिविली है इसमें रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनमें रक्त पाया जाता है, और रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, Hb होता है। मुख्य रूप से देखिए एलिविली जो होती हैं इसमें रक्त कोशिकाएं जिसमें रक्त होता है, और रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और जो आपकी जो आपकी क्या है एलिविली है यह Hb यानी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ देता है। अब जो आपका हीमोग्लोबिन है यह रूपांतरित होकर क्या बना देगा, ऑक्सीजन जब इसमें छूट जाता है तो ये दोनों क्या करेंगे, क्रिया करेंगे और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है यह कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन उनको दे देगा, और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को क्या कर देगा, तोड़ देगा। इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और आपका जो हीमोग्लोबिन है यह कार्बन डाइऑक्साइड को बांध लेगा, जिससे यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, और पुनः जो आपके एलिविली है यहाँ तक ही वापस आएगा। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो एलिविली में पहुंचा CO2 बाहर निकल जाता, और यह क्रिया निरंतर चलती रहती, इसी को हम श्वसन कहते हैं। यही आपका गैसों का परिवहन होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें। अब इसके बाद जो हमने डायाफ्राम पढ़ा था, ये आप जो आपका जो पूरा संपूर्ण शरीर, जो फेफड़े आपने पढ़े हुए हैं उसके नीचे ये जो संरचना देख रहे थे ये है डायाफ्राम। क्या है डायाफ्राम, इसका रोल क्या होता है, तो यह वक्ष गुहा के नीचे और उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है, संयोजी ऊतक का बना होता। तो ऊतक वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, पादप ऊतक, जंतु ऊतक आपको कोशिका के बाद करवा दिए थे। ठीक है, तो ये आप देख लें। अब जो निःश्वसन है यानी जो गैस हम बाहर छोड़ते हैं उसमें इसका 75% योगदान होता है। जैसे हम श्वास अंदर लेते हैं, ठीक है, तो अब श्वास बाहर भी तो छोड़नी है, तो श्वास बाहर छोड़ हम ऐसे ही नहीं सकते, उसके लिए डायफ्राम का योगदान होता है। ये जो डायफ्राम नीचे आप देख रहे हैं इस तरह की जो संरचना होती है, ये जब हमें नीचे से ऊपर की तरफ धक्का लगाता है तो धक्का लगाने से जो हमारी श्वास है वो बाहर निकलती है, तो इसका रोल होता है निःश्वसन में 75%। अब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें जो डायफ्राम है ये भूमिका नहीं निभा पाता है निःश्वसन के दौरान, क्योंकि उनके यहाँ पर जो स्थान है वो बचता ही नहीं है, तो इस समय उनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो इसका कार्य करने लगती हैं, और जैसे ही आपका डायाफ्राम बंद हो जाता कार्य करना या टूट फूट हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति श्वास तो ले लेगा अंदर लेकिन छोड़ ही नहीं पाएगा जब डायाफ्राम होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका पूरा श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग में आपको बिल्कुल आसानी से याद रखनी है चीज़ें। स्वाक्षोश्वास क्या होता है, स्वाक्षोश्वास यानी श्वास को अंदर लेना बाहर छोड़ना, ठीक है, ब्रीथिंग कहते हैं। इसके बाद आपका जो है श्वास मार्ग, श्वसन मार्ग जो होता है वो कितने चरणों से होकर गुजरता, 10 चरणों से। तो ये 10 चरण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले होता है आपका नासा छिद्र। नासा छिद्र अर्थात यहाँ पर श्वास आप लेते हैं इसके माध्यम से, और यहाँ पर बाल पाए जाते हैं जो कि आपके जो है धूल कणों को रोकते हैं। फिर नासिका कपाट होता है, म्यूकस जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, सुगंध का एहसास कराता है। फिर आपकी ग्रसनी होती है, ग्रसनी श्वास नली और आपकी जो है ग्रास नली, ठीक है, इनमें अंतर बताती है, मतलब यहाँ से होकर के भोजन भी जाएगा आपका और श्वास मतलब एक ही स्थान है। फिर स्वरतंत्र होता है, यहाँ पर आपका एपिग्लोटिस पाया जाएगा। जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और आपकी भोजन जो है ग्रास नली में चला जाता है। श्वास लेंगे तो आपकी ग्रास नली को बंद कर देगा और श्वास नली में आपकी श्वास जाएगी। फिर होती है ट्रैकिया। ट्रैकिया पर एक परत पाई जाती है, ठीक है, हाइजीन जिसको कहते हैं। इसके बाद आगे चलकर 2 भागों में बट जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई आगे चलकर कई भागों में बट जाएगी जिसे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स आगे चलकर छोटे छोटे गोल आप देख रहे थे जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो एलेवेली कहलाती हैं, ठीक है। इसमें यदि छेद हो जाता है तो आपका जो है टीबी रोग हो जाता है, इस तरीके से दमा हो जाता है। फिर आपका जो है यहाँ पर गैसों का परिवहन होता है, मतलब वायु कोष्ठ में क्या होता है, रक्त होता है। रक्त जो होता है इसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। यहाँ से जो CO2 होती है वो मतलब छोड़ देता है उसको CO2 को, और हमारे शरीर के माध्यम से बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन रुधिर में मिल जाता है और सारी कोशिकाओं में इस तरह से आपका जो है फैल जाता है। तो ये होता है आपका पूरा श्वसन मार्ग। फिर आपका जो नीचे डायाफ्राम देख रहे हैं तो इसका योगदान होता है निःश्वसन में। तो ये भी पूछ सकता है कि निःश्वसन में योगदान होता है 75% आपके डायाफ्राम का। और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो किस कारण से, यदि आप
आपका डायाफ्राम टूट जाता है तो आप श्वास तो ले लेंगे लेकिन आप श्वास को छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस कारण से मृत्यु हो जाती है। अब कल के सेशन में हम पढ़ेंगे आपके जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर छूट गई हैं जो हमने 3 प्रकार मतलब पढ़ने की दृष्टि से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन तो यहाँ क्लियर होता है। गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन क्या होता है, ये हमने सबसे पहले देखो बाह्य श्वसन था उसको 2 भागों में पढ़ा, स्वाक्षोश्वास और दूसरा होता है आपका स्वाक्षोश्वास के बाद गैसों का विनिमय, ठीक है। तो गैसों का विनिमय वही श्वास को अंदर लेना बाहर छोड़ना, कितने % श्वास आप अंदर लेते हैं कितना बाहर छोड़ते हैं, तो 4% का अंतर आ जाता है केवल ऑक्सीजन में और आपके CO2 में। अब इसके बाद गैसों का परिवहन क्या होता है, तो गैसों का परिवहन अर्थात इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचना, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया है नासा मार्ग में। अभी बस आपको एक बार पढ़ना है। तो कल हम आपको बता देंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन का परिवहन होता है, किस तरह से CO2 का होता है, किस किस रूप में होता है। इसके बाद आंतरिक श्वसन हमें पढ़ना है। आंतरिक श्वसन में आपको पढ़ना होगा कितने प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन क्या होता है और अनाक्सी श्वसन क्या होता है। तो कल के लेक्चर में हमारा जो श्वसन तंत्र है वो क्लियर हो जाएगा, फिर हम आपका जो अगला तंत्र है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यदि आप क्या बोलते हैं वर्ग 2 मेंस एग्जाम्स के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस देखना चाहते हैं तो वो भी हमने स्टार्ट कर दी हैं। पदार्थ वाला टॉपिक वहाँ पर चल रहा था, परमाणु संरचना हम पढ़ रहे थे तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, तो उसकी भी प्ले लिस्ट बना दी है, वो भी आप देख सकते हैं। यदि आपका सेशन में कहीं भी डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछिए। थैंक यू।